हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 5 शीर्षक नाम नागरी लिपि है निबंध। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आंसर देने वाले हैं, उत्तर लिखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसी आई है। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसी आई है। अगर वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ उटपटांग आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। दोबारा से पढ़ देता हूँ। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। ओके, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है ना। उसके बाद आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, देवनागरी लिपि में नेपाल की नेपाली, जिसे हम खसकुरा बोलते हैं, वे नेवारी भाषाएं व नेवारी भाषाएं, मराठी भाषा की लिपि तथा संस्कृत एवं हिंदी की लिपि देवनागरी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने गुजराती और बांग्ला लिपि से देवनागरी का संबंध बताया। किन दो भाषाओं से, किन दो भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध है। गुजराती और बांग्ला। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। नंदी नागरी किसे कहते हैं। किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। नंदी नागरी किसे कहते हैं और किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। तो उत्तर में लिखेंगे हम, विद्वानों का यह भी मत है। उत्तर में लिखेंगे, विद्वानों का यह भी मत है कि वाकटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर, जो अभी नांदेड़ है, की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। दक्षिण भारती में पोथियाँ लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था, उपयोग होता था। दरअसल दक्षिण भारत की यह लिपि नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। आगे इसमें और है, कोंकण के सिलाहर, मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, नागरी लिपि में आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं। नागरी लिपि में आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दें। तो उत्तर में लिखेंगे, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। राजा व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्के पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत में 9वीं सदी से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। उत्तर में लिखेंगे, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन है। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और यह सिरा रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे हम। उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीनतम नागरी लेख प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीनतम नागरी लेख प्राप्त होते हैं। उत्तर में लिखेंगे हम, उत्तर भारत के इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनबी के लाहौर के तक्षाल में
ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। आगे और है, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? तो उत्तर में लिखेंगे, पादताडितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। पाटलिपुत्र को क्या कहते थे? नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। विक्रमादित्य या व्यक्तिगत नाम देव था। विक्रमादित्य का व्यक्तिगत जो नाम था वो क्या था? देव था। इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया होगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ देते हैं। आप 9 खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर 2-3 बार पढ़िएगा ना, तो खुद से बहुत सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना याद करना थोड़ा तो डिफ़िकल्ट है, याद रखना भी एग्ज़ाम तक। तो फ़ायदा होगा कि आप उस कहानी को ही बार बार पढ़िए, ठीक है ना। और आप जब एग्ज़ाम में लिखने लग जाएंगे तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगी कि क्या क्या एक उत्तर होगा इसका, ठीक है ना। बाकी ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, 2-3 याद भी कर लीजिए, 5-6 बार पढ़िएगा तो अपने मन में आ जाएगा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ देते हैं। नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी? सार्वदेशिक लिपि थी। उत्तर में लिखेंगे, ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है और इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? उत्तर में लिखेंगे, नागरी लिपि के साथ साथ उन अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। ओके, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो उत्तर में लिखेंगे, अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी की पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना खड़ा किया और अपना जो बसेरा लिया, ठीक है ना, और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिस्त नागरी लिपि में है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निबंध के आधार पर काल क्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। तो उत्तर में लिखेंगे, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं कि 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्के पर नागर अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पल्थम त्रामपत्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की है। 1000 ईस्वी के आसपास मालवा नगर में नागर लिपि का इस्तेमाल होता था। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता है। ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। 8वीं सदी में दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह नागरी लिपि में है। 554 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का दानपत्र नागरी लिपि में प्राप्त हुआ। 850 ईस्वी में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य की गणित सार संग्रह की रचना मिलती है जो नागरी लिपि में है। तो चैप्टर नंबर 5 में बस 13 नंबर तक ही क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लिए हैं तो आखिर में अपने दोस्तों से शेयर कर ही दीजिए
और हमारे इस चैनल पे पहले देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।